फॉर एग्जाम्पल जेठा भाई के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में दुकान के अंदर कुछ सामान रखे होते हैं, बट उसके अलावा जो और भी कंपोनेंट्स यानी और भी सामान है उन्हें जेठा भाई कहाँ रखते हैं, हमारे गोडाउन में रखते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स है ये आपके रेफ्रिजरेटर या गोडाउन की तरह है जो स्टोरेज का काम करते हैं। योर वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल हाइट्स। आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर साक्षी झा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजी चैप्टर सेल। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जहां हमने सेल के बारे में पढ़ा था, उसकी डिस्कवरीज पढ़ी थी, सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट plasma membrane, cell wall, nucleus and cytoplasm. Now we will start with the fifth part of our cell, that is cell organelles. And cell organelles के कितने types हैं उनके बारे में भी हम अब पढ़ेंगे. So let's start with the video, starting up with the cell organelles. Now what is cell organelles? Any idea? हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया था अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। ओके, अब आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, राइट? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एनर्जी ट्रांसफर, इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं आपकी बॉडी में। तो क्या ये सारा काम एक ही आदमी या एक ही पार्ट कर सकता है? अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को बहुत सारा सामान उठा के किसी एक पर्सन को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक लेके जाना है बिल्डिंग के, तो क्या एक पर्सन वो काम जल्दी कर पाएगा? उसको कितनी बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो थक जाएगा बेचारा। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि 5 लोगों को मिलके ये काम करना है, एक एक फ्लोर पे एक बंदा खड़ा हो जाए और ट्रांसफर करते रहो, एक एक फ्लोर पे एक एक फ्लोर तक पहुंचाना है, तो काम आसान हो जाएगा। ज़्यादा लोगों की मदद से आपका काम ईजिली हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा, राइट? तो सेल में भी बहुत सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज चल रही है। अगर सारा का सारा काम किसी एक पार्ट से ही करवा दिया जाए तो सेल थक जाएगा भाई, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। दैट्स द रीजन वी हैव सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ये सेल के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनेल्स को हमने अलग अलग फंक्शन बांट रखे हैं और सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है? अब वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, वी विल डिस्कस दैट। बट बिफोर दैट, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब उनके पास उनका खुद का मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जैसे आपके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, आपके सेल के पास सेल मेम्ब्रेन था, ठीक उसी तरह सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन के पास उनका अपना मेम्ब्रेन होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सो दैट दे कैन स्टे प्रोटेक्टेड। नाउ ये जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं ये आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात करें कि इन्हें हम कैसे देख सकते हैं, तो इन ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। एंड प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेल के अंदर हो रहे बहुत सारी एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए जो वर्क है उसे वर्क को सेग्रीगेट करके अपना अपना काम करके टीम वर्क की तरह काम करती है ये ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब हमने उसी दिन डिस्कस किया था, ऐसे सेल्स जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये ऑर्गेनेल्स और वैसे ही सेल्स में प्रेजेंट होती है जिनके पास खुद का न्यूक्लियस हो, दैट इज इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, बिकॉज प्लांट एंड एनिमल बोथ द सेल्स कम अंडर द यूकैरियोटिक कैटेगरी। नाउ डिस्कसिंग विद द फर्दर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स हमारे टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। वी विल डिस्कस एवरी टाइप टुडे इन डिटेल, ओके? स्टार्टिंग अप विद द वेरी फर्स्ट टाइप, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स को आप यूँ समझ लीजिए कि एक तरह की बोरी का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में बहुत सारा खाना है तो आप उन खानों को क्या करोगे?
अगर कुछ खराब होने वाली चीज़ें हैं तो आप या आपकी मम्मी उन्हें फ्रिज में रखेंगी, राइट। अगर कुछ पैकेज्ड फूड है या पैकेज्ड चीज़ें हैं तो उन्हें डिब्बों में बंद करके रखा जाता है, या ऐसे ही घर में फैला देते हो, डिब्बों में बंद करके रखते हो, राइट, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हो, राइट। अब अगर गोडाउन्स की बात करें, जहाँ बड़े बड़े दुकान हो, जहाँ बहुत सारे माल वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामान आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेठा भाई के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में दुकान के अंदर कुछ सामान रखे होते हैं, बट उसके अलावा जो और भी कंपोनेंट्स यानी और भी सामान है उन्हें जेठा भाई कहाँ रखते हैं, हमारे गोडाउन में रखते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स है ये आपके रेफ्रिजरेटर या गोडाउन की तरह है जो स्टोरेज का काम करते हैं। योर वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल। सैक मतलब बोरी की तरह, ठीक है, एक बोरा या गोडाउन की तरह जहाँ पे सारी चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है। तो वैक्यूल में हमारा सेल जो है वो अपना फूड स्टोर करके रखता है। अब सेल खाना बना रहा है, राइट, सेल के अंदर अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स होंगे जो खाना बनाने का काम कर रहे होंगे, तो वो खाना सेल में ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट नहीं कर सकता, ऐसे ही पड़ा नहीं रह सकता, तो उन खाने को स्टोर करके रखा जाता है वैक्यूल्स में। अब ये जो वैक्यूल हैं ये प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग तरह से होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। जबकि अगर प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल के वैक्यूल्स लार्ज होते हैं एंड सिंगल होते हैं, मोस्टली एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल का जो वैक्यूल है ना वो इतना बड़ा होता है कि वो वैक्यूल आपके प्लांट सेल का 50 to 90% एरिया कवर कर लेता है। मतलब सेल में इतना लार्ज एरिया वैक्यूल जो है वो कवर कर लेता है, ठीक है। अब ये जो प्लांट सेल है आपका, मान लो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हमने पढ़ा है सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो क्या करता है, वो साइज में इतना ग्रो करते रहता है कि वो धीरे धीरे न्यूक्लियस को साइड में खिसका देता है सेंटर से और खुद सेल का लार्ज एरिया कवर कर लेता है। दिस इज द वैक्यूल एंड ये जो वैक्यूल है ये आपके न्यूक्लियस को, दिस वाज द न्यूक्लियस, इसने आपके न्यूक्लियस को खिसका के साइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने प्लांट सेल का लार्ज एरिया कवर कर लिया है। तो इस तरह से जो वैक्यूल है वो साइज में प्लांट सेल में ग्रो करते हैं एंड ग्रो करते करते जब उन्हें स्पेस की कमी होती है तो ठेल ठाल करने लगते हैं और न्यूक्लियस को साइड में खिसका देते हैं और खुद सेल के सेंटर में प्रेजेंट हो जाते हैं और 50 to 90% एरिया सेल का कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द प्लांट सेल, दिस ब्लू पार्ट इज योर वैक्यूल एंड दिस डार्क ब्लू पार्ट और पर्पल पार्ट इज द न्यूक्लियस। आप देख सकते हो कि सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि हम न्यूक्लियस के बारे में जब पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल देखो इतना बड़ा है कि उसने न्यूक्लियस को साइड खिसका दिया है, उसे रिप्लेस कर दिया है उसकी लोकेशन से एंड खुद सेंटर में लार्ज एरिया सेल का कवर कर रहा है। अब अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर के हॉट डॉग्स जो मिलते हैं इंटरनेट यूट्यूब पे चाइना वगैरह में खाए जाते हैं, ठीक है, सॉसेजेस की तरह दिख रहे हैं, देख सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका वैक्यूल इन एनिमल सेल एंड आप देखो कि कैसे छोटे छोटे हैं और साइड में पड़े हुए हैं। न्यूक्लियस आपका सेंटर में है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका सेंटर में ही है और वैक्यूल्स साइड में पड़े हुए हैं और साइज में स्मॉल है। उसके अलावा देख सकते हो कि दो वैक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि एनिमल सेल्स में मल्टीपल वैक्यूल्स होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सॉलिड और लिक्विड फील्ड स्टोरेज सैक लाइक। अब इन वैक्यूल्स के अंदर क्या भरा होता है, सॉलिड या लिक्विड। सॉलिड वुड बी सेल्स का खाना, लिक्विड विल बी सेल्स का पानी। पानी में चाहिए ना सेल्स को, सिर्फ खाना खाता रहेगा तो बेचारे को हिचकी आ जाएगी, राइट, ओके। तो जो ये वैक्यूल है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके बाहर ये वैक्यूल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन लेयर होती है टू प्रोटेक्ट इट और उसके अंदर सॉलिड लिक्विड फिल्ड होता है जो कि सेल का फूड है। उसके अलावा ये सैक लाइक होता है, स्टोरेज सैक,
जमा करने के लिए एक बोरे की तरह, जिसमें खाना भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है और जमा करके बांध के साइड में रखा जाता है, ठीक है। अब ये वैक्यूल एनिमल सेल्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड उसके अलावा आपके प्लांट सेल्स, तीनों में अलग अलग तरह के होते हैं। एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा, उसमें वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे, देख सकते हो यहाँ पे, एंड टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। वैक्यूल्स बनते हैं, रहते हैं कुछ टाइम तक एंड आफ्टर दैट वो डिग्रेड भी हो सकते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं और लार्ज होते हैं, बड़े से होते हैं, परमानेंट, डिस्टिंक्ट, यानी पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। उसके अलावा क्या स्टोर करते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में वैक्यूल क्या स्टोर करते हैं, दे स्टोर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। एनिमल्स का प्रोडक्ट जो भी सेल में बन रहा है, शुगर्स, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, उन्हें स्टोर करने का काम करते हैं आपके एनिमल सेल्स में वैक्यूल। जबकि प्लांट सेल्स में क्या स्टोर करते हैं, सेल सेप। व्हाट इज दिस सेल सेप, क्या होता है सेल सेप? सेल सेप में आपके सेल के कंपोनेंट्स आते हैं जो प्लांट सेल में बन रहे हैं, और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सारे आपके सेल सेप में आते हैं। और ये वैक्यूल्स प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब प्लांट सेल को कड़क बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि प्लांट सेल में लार्ज एरिया इस वैक्यूल ने कवर किया है, उस वजह से सेल को जो है एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक कड़कपन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 50 to 90% एरिया वैक्यूल कवर कर लेता है। यहाँ आपको दिख रहा है कि सेल का 50 से 90% का एरिया जो है वैक्यूल ने कवर कर लिया है। अब अगर बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, अब तक हमने प्लांट्स और एनिमल्स का देखा। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर मतलब जो बहुत सारे सेल से कंपोज्ड हो, तो प्लांट्स और एनिमल्स आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब यूनिसेल्युलर की अगर बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल से बना हो, उसका एग्जांपल है एमीबा। दे आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। एंड सम टाइम एमीबा में जो वेस्ट बन रहा है, ठीक है, जो भी खाना खाया, डाइजेस्ट किया, अब डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है ना, उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपेल करने का काम भी वैक्यूल करते हैं। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल जो है वो फूड तो स्टोर कर ही रहे हैं, उस फूड के डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बन रहा है वो वेस्ट भी स्टोर करके रख रहे हैं, एंड समय आने पर उस वेस्ट को बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो डबल पर्पस वर्क कर रहा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। सो आई होप आपको वैक्यूल का फंक्शन क्लियर हो गया हो। वैक्यूल क्या है, एक स्टोरेज सेक है जो स्टोरेज का काम कर रहे हैं, आपका खाना पानी सेल में जमा करके रख रहे हैं, जेठा भाई के गोडाउन की तरह। ओके, नाउ next part of cell organelles are the endoplasmic reticulum. Now what is this endoplasmic reticulum? अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ER हमारा क्या करता है, ER जो है वो भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब ER के बाहर भी मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब ये जो ER है ना, ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एंड दैट इज SER, RER. What is SER and RER? SER is for smooth endoplasmic reticulum and RER is for rough endoplasmic reticulum. अब क्या होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ऊपर कभी कभी राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जिन एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं तो वो थोड़े रफ से दिखेंगे, दानेदार दिखेंगे, क्योंकि राइबोसोम्स के दाने, ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं। तो जिन पे राइबोसोम्स लगी होती हैं उन्हें हम रफ ER बोलते हैं, एंड जिन पे राइबोसोम्स नहीं लगी होती है, उनका सरफेस स्मूथ होता है, तो उन्हें हम स्मूथ ER बोलते हैं। अब ये कहाँ होते हैं और क्या फंक्शन करते हैं? ER की अगर बात करें तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है एंड ये आपका सेल है, ठीक है। दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। अब अगर मैं ER की बात करूं तो आपका जो ER है वो कुछ इस तरह से न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट होता है एंड इस तरह से अटैच होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक सरफेस है ER का, वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है। किसकी तरफ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है।
दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ये जो दूसरा सरफेस है ER का, ये देख सकते हो ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। तो ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका एक सरफेस, इनर सरफेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है और आउटर सरफेस सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, अब ये ER पे ऐसे आपके राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। दिस इज द राइबोसोम्स, इस तरह से छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए होंगे आपके ER पे। तो ये जिस पे राइबोसोम्स लगे हैं, दिस इज योर रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जिस पे आपके राइबोसोम्स नहीं लगे हैं, दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कोई राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं। अब ये जो आपका ER है, वो ER अलग अलग शेप में हो सकता है। ट्यूब लाइक भी हो सकता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से ट्यूब लाइक भी हो सकता है, और इस तरह से सिस्टर्नल शेप में भी हो सकता है, वेसिकल्स की तरह। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका न्यूक्लियस है पूरा, विच इज विद द ब्लू कलर, एंड ये जो आपके निकले हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको फोल्ड्स, ये फोल्ड्स आपके ER है। अब ये देखिए, ये जो फोल्ड्स है ये वेसिकल की तरह है, इस तरह से वेसिकल्स के फॉर्म में है। वेसिकल्स मतलब एक बैगेज के फॉर्म में है, टेढ़े मेढ़े से। तो ये जो वेसिकल्स लाइक है, इन्हें आप बोलते हो सिस्टर्ने। क्या बोलते हो? सिस्टर्ने। ठीक है, तो ये ER जो है वो आपका इस तरह से सिस्टर्ने की फॉर्म में हो सकता है। उसके अलावा यहाँ आप ट्यूब्स देख रहे हो, ये ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, राइट? तो ये आपके ट्यूब्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ER आपका सिस्टर्ने एज वेल एज वेसिकल्स और ट्यूब्स के फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ देख सकते हो पर्पल कलर के छोटे 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 डॉट्स हैं, राइट? तो ये छोटे छोटे डॉट्स क्या है? राइबोसोम्स, और इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या है? ये है आपका रफ ER, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये जो ट्यूब्स लाइक हैं, इन पे आप देखो कहीं भी आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो ये जो ट्यूब्स लाइक हैं, ये आपके क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे, कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोलस काम क्या करता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। याद है? नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर देख के रिवाइज करो। तो आपके न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और वो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। अब ये न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम्स बना दिए, अब ये राइबोसोम्स क्या होंगे? बाहर रिलीज होंगे। ओके, अब ये जैसे ही राइबोसोम्स बाहर रिलीज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपके राइबोसोम्स बाहर आएंगे और बाहर आते ही ER से अटैच होने लग जाएंगे। देख सकते हो ये ER आपका न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो यहाँ जैसे ही न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बनेंगे, वो बाहर आएंगे और बाहर आके ER पे अटैच होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये समझ आया कि ER पे राइबोसोम्स आ कहाँ से रहे हैं? न्यूक्लियोलस में जो राइबोसोम्स बन रहे हैं वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आके ER से अटैच हो जा रहे हैं। तो वो कुछ ER से अटैच होते हैं, जिनसे अटैच होते हैं उन्हें रफ ER बोलते हैं, जिन पे अटैच नहीं होते उन्हें स्मूथ ER बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया स्मूथ ER और रफ ER क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि वो क्या फंक्शन करते हैं। अब आपके जो राइबोसोम्स हैं, जो कि आपके रफ ER पे अटैच्ड है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। जी हाँ, राइबोसोम्स आपके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो राइबोसोम्स ER पे अटैच्ड हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो RER आपका क्या बनाएगा? RER बनाएगा आपका प्रोटीन्स। क्यों प्रोटीन्स बना रहे हैं? क्योंकि RER के ऊपर में राइबोसोम्स लगे हुए हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। दैट्स द रीजन कि आपका RER प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। अब मैम SER के पास तो राइबोसोम्स नहीं लगे हैं, तो SER तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो SER कुछ काम करेगा भी या ऐसे ही बेरोजगार बैठेगा? क्यों बेरोजगार बैठेगा भला? SER जो है वो हमारा प्रोटीन तो नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं है। तो SER हमारा लिपिड्स और फैट्स बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड्स और फैट्स। ठीक है, तो आपका SER क्या काम कर रहा है? लिपिड्स और फैट्स बनाने का काम कर रहा है। अब यहाँ RER से प्रोटीन्स बन रहे हैं, SER से लिपिड्स और फैट्स बन रहे हैं।
इनमें से कुछ लिपिड्स और कुछ फैट्स क्या करते हैं, आपस में साथ मिलकर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम करते हैं। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्या होता है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, बायो का मतलब लाइफ, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि मेम्ब्रेन का लाइफ फॉर्मेशन, मतलब मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। तो आपके यहाँ से जो कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं और यहाँ से जो कुछ लिपिड्स और फैट्स बन रहे हैं, तो कुछ लिपिड्स और कुछ प्रोटीन्स मिलके आपस में मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। और किसका मेम्ब्रेन बना रहे हैं? ये आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर ER. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव read about it. Now talking about ER, let's see. सबसे पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स होते हैं। ये देख सकते हो आप, शीट्स की तरह, शीट्स पेपर की तरह रखे हुए हैं और ये ट्यूब्स की तरह। तो ट्यूब्स और शीट्स का बहुत बड़ा सा नेटवर्क है और मेम्ब्रेन बाउंड है। आप देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट इनर लेयर और दिस इज द फर्स्ट सेकेंड आउटर लेयर। तो दो लेयर है, मेम्ब्रेन्स है इनका, ठीक है, बाहर मेम्ब्रेन बनी हुई है। उसके अलावा तीन फॉर्म्स में होते हैं, हमने देखा। फर्स्ट होता है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, यहाँ देख सकते हो आप, ट्यूब्यूल्स ट्यूब्स के फॉर्म में है। दूसरा होता है आपका सिस्टर्ने, जो कि क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स है। ये देख सकते हो सिस्टर्ने, ये बोरे की तरह दिख रही है आपको, ये कुछ बोरे की तरह दिख रही है, ये बोरा है, इसके अंदर कुछ भरा होगा, ये पॉकेट है बोरे का, राइट। तो इस बोरे की तरह स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सिस्टर्ने, ठीक है, जो एक बोरे की तरह दिखती है, भर सकते हैं अंदर कुछ, वो सिस्टर्ने होता है। नेक्स्ट है वेसिकल्स, ऑब्लॉन्ग बैग्स। इसी में कुछ इस तरह के गोल गोल बैग्स के शेप में भी ER आते हैं, उन्हें आप बोलते हो वेसिकल्स, ठीक है, जो यहाँ डायग्राम में नहीं है बट किसी किसी सेल में होते हैं। अब अगर बात करें तो अटैच्ड ऑन वन साइड विथ सेल मेम्ब्रेन, अदर साइड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने ऑलरेडी देखा, एक साइड जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, फिर ये बाहर ER है, ER के बाहर यहाँ साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगा। तो एक साइड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है और ये दूसरा साइड किसके करीब है? सेल मेम्ब्रेन के करीब, राइट। अब दो टाइप्स के होते हैं, SER एंड RER। अब RER के पास राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। SER जो है वो फैट्स और लिपिड्स बनाते हैं। और ER जो है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में क्या होता है? कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, सो इट्स लाइक अ रिविजन फॉर अस नाउ। अब कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहे हैं वो क्या है एक्चुअली में? सेल का खाना, राइट, सेल का खाना ही होगा। प्रोटीन्स और लिपिड्स जो भी बन रहे हैं वो खाना होगा। अब इनमें से कुछ जो प्रोटीन्स लिपिड्स हैं वो तो फूड पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड उनका क्या फंक्शंस होता है वो आगे हम देखेंगे। ER forms network system channel for material transport between cytoplasm and nucleus। अब ER जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो भी चीज़ बन रही है वो ER में आएगी और फिर ER से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगी। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, ठीक है पूरा। तो ER जो है वो एक ट्रांसपोर्ट चेन की तरह, ट्रांसपोर्ट ट्रक की तरह हेल्प कर रहा है कि न्यूक्लियस से जो भी सामान बन के आ रहा है वो उसे यहाँ पे प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है साइटोप्लाज्म तक, राइट। तो एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह भी एक्ट करता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ER की मदद से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ER, तो बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज ER में हो रही है। प्रोटीन फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन, सेल बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन बन रहा है। तो बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज ER की मदद से की जाती है। डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दो अलग तरह के एनिमल्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनके जो लीवर सेल्स हैं, उनके लीवर सेल्स में जो ER है ना वो राइबोसोम्स
होता है। प्रोटीन और लिपिड फॉर्मेशन के अलावा वो जो ER हैं वो आपका डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्स करने का यानी साफ करने का भी काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर ER। अब लेट्स सी फर्दर द नेक्स्ट पार्ट। तो अब तक हमने क्या देखा, वैक्यूल्स और ER के बारे में। वैक्यूल्स क्या कर रहा था, स्टोरेज का काम कर रहा था। ER क्या कर रहा है, प्रोटीन्स लिपिड्स बना रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, राइट। न्यूक्लियस से, आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीजों को, यहाँ से यहाँ लाके। तो वैक्यूल वाज एक्टिंग एज अ स्टोरेज एंड ER acts as a transport system. Seeing to the next part, your Golgi apparatus. तो दिस आर द Golgi apparatus और कुछ लोग Golgi apparatus भी बोलते हैं, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बोथ आर राइट। अब ये Golgi apparatus क्या करता है, लेट्स सी। अब ऊपर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन पर्पल शेप, दिख रहा है। न्यूक्लियस के बाहर क्या था आपका, ER प्रेजेंट था। अब ये जो Golgi बॉडीज हैं, Golgi apparatus हैं, ये आपके ER के पीछे प्रेजेंट होती है। अब क्या हो रहा है, ER जो है आपका प्रोटीन्स लिपिड्स यानी खाना बनाने का काम कर रहा है। अब जो भी खाना बन रहा है ना ER में, वो एक वेसिकल में, वेसिकल मतलब एक तरह के बैग में पैक होके ER से रिलीज होगा। ये आपको दिख रहा है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल आपका वेसिकल के अंदर पैक होके बाहर निकलता है ER से और बाहर निकल के Golgi बॉडी में आ जाता है। Golgi apparatus में आने के बाद Golgi apparatus का काम होता है स्टोरेज करना, उसे पैकेजिंग करना, ठीक है, और पैकेजिंग करके उसे भेज देना। अब यहाँ पे जो वेसिकल आए हैं Golgi बॉडीज उसे कुछ टाइम थोड़ा स्टोर करेंगी, ठीक है, उसका कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, उसमें मतलब जो भी ठीक करने की ज़रूरत है अच्छे से खाना वाना बना के उसे, और उसे फिर पैकेज करके उसे बाहर रिलीज कर देंगी। अब जब ये बाहर रिलीज होगा तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ से रिलीज होंगी और रिलीज होने के बाद वो वेसिकल्स, वो जो बैग था, ठीक है, वो बैग जाके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा, दिख रहा है आपको, अटैच हो गया है। और ये जो आपका खाना है, ठीक है, ये खाना देख सकते हो पर्पल कलर में लाइक अ स्टार शेप, ये खाना आपका बाहर रिलीज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो Golgi का काम क्या था, ये स्टोर्ड जो फूड था जो बन रहा था ER में, उसे बैग के फॉर्म में पैक करके अपने अंदर लेता है, स्टोरेज करता है, पैकेजिंग करता है एंड उसे बाहर डिस्कार्ड कर देता है, बाहर रिलीज कर देता है इनटू द साइटोप्लाज्म और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब Golgi बॉडीज जो है वो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, ये भी सेल का एक ऑर्गेनेल है जो आगे आप डिस्कस करेंगे, बट ये लाइसोसोम्स बनते कहाँ है, Golgi apparatus में, यही लाइसोसोम्स को बनाने का काम करता है। अब जैसे हमने देखा कि ER के दो साइड्स होते हैं, इनर साइड जो है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और आउटर साइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक उसी तरह आपके Golgi apparatus के भी दो फेज होते हैं, दो साइड्स होते हैं। पहला होता है सिस फेस, दूसरा होता है ट्रांस फेस, ठीक है। अब सिस फेस उसे बोलते हैं जो आपका ER और न्यूक्लियस की तरफ हो, ठीक है। तो जो फेज आपका ER या न्यूक्लियस की तरफ है उसे बोलते हो सिस फेस, और जो साइड आपका सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, बाहर की तरफ, उसे आप ट्रांस फेस बोलते हो। तो आई होप Golgi apparatus के बारे में डिटेल्स क्लियर है। लेट्स सी। सबसे पहले तो Golgi apparatus को किसने डिस्कवर किया था, इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो Golgi। कैमिलो Golgi ने उसे डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम के ऊपर से ही इसका नाम पड़ा Golgi apparatus। आप भी कुछ डिस्कवर करो सो दैट आपके नाम पे भी कुछ चीज़ें बन पाए, आपके नाम पे कोई डिस्कवरी हो पाए एंड वी कैन फील कि आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। सो कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अब इनका भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आप देख सकते हो ये इनर लेयर है Golgi का और ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, राइट। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है प्रोटेक्शन के लिए एंड ये भी वेसिकल्स के फॉर्म में, यू कैन सी ये भी ER की तरह आपके इस तरह से वेसिकल्स के फॉर्म में एकदम जिगजैग वे में, एंड ER भी आपका सेम उसी तरह से होता है, राइट। तो शेप में सेम ही होते हैं, arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। अब ये जो है आप देख सकते हो
कि पैरेलली अरेंज्ड है। पैरेलल अरेंज्ड है मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, कुछ इस तरह से एक दूसरे के सामने, तो इसे बोलते हैं पैरेलल अरेंज्ड। ये पैरेलल अरेंज्ड है, तो ये जो पैरेलली अरेंज्ड है तो इस पूरे स्टॉक को एक साथ आप बोलते हो सिस्टर्न। क्या बोलते हो? सिस्टर्न। जब हमने ER पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि इस एक फोल्ड को हम बोलते हैं सिस्टर्ने, राइट। एक फोल्ड को हम बोलते हैं, एक लाइन या एक पैरेलल लाइन को आप बोलते हो सिस्टर्ने। और जब बहुत सारी पैरेलल वेसिकल्स एक साथ गुच्छे में आ जाती है, स्टॉक में आ जाती है, उसे आप बोलते हो सिस्टर्न, ठीक है। ER membranes have connection with GA membrane. ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद GA मेम्ब्रेन्स, गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन। इन दोनों की मेम्ब्रेन्स का आपस में कनेक्शन है, यहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं, चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों की मेम्ब्रेन्स का आपस में कनेक्शन होता है। प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल्स में काफ़ी करीब होते हैं न्यूक्लियस के। फॉर एग्जाम्पल ये इस सेल में फिर भी थोड़ा दूर है, एनिमल सेल्स में और क्लोज होते हैं नेटवर्क के फॉर्म में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी उनका नेटवर्क और कनेक्शन होता है, एंड डायरेक्टली न्यूक्लियस से भी उनका नेटवर्क और कनेक्शन होता है। डिक्टायोसोम्स इन प्लांट सेल्स। अब एनिमल सेल्स में तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, बट यही गोल्जी अपैरेटस जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ उन गोल्जी अपैरेटस को बोला जाता है डिक्टायोसोम्स, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस को ही प्लांट सेल में डिक्टायोसोम्स बोलते हैं जब वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, ठीक है, ये इस तरह से आपको दिख रहे हैं, बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड से जा रहे हैं, ठीक है, ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज द फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म। तो इस तरह से प्लांट सेल में जब होता है तो उसे डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। इन शॉर्ट एनिमल सेल्स में तो आप गोल्जी अपैरेटस ही बोल रहे हो, प्लांट सेल में आप उन्हें डिक्टायोसोम्स बोलते हो, ठीक है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होंगे एंड प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस से थोड़े दूर पर होते हैं, इसलिए उन्हें डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये बाहर रिलीज हो रहे हैं छोटे छोटे वेसिकल्स, वो वेसिकल्स क्या है? वही वेसिकल्स हैं जो ER से लिया गया था, फूड स्टोर्ड, उन्हें यहाँ पैक किया गया, ठीक है, और पैकेजिंग करके उन्हें रिलीज किया गया है। ये सेम वही वेसिकल है। एंड दिस इज द सिस फेस जो अंदर न्यूक्लियस की तरफ है, दिस इज द ट्रांसफेस जो बाहर सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, एंड दिस इज द वेसिकल जो यहाँ प्रेजेंट ER से अंदर ले रहे हैं। I hope Golgi apparatus is clear for you all. Now going to the next part, but before that let's revise what we have discussed. Vacuoles क्या काम कर रहे थे? Storage का काम कर रहे थे। And endoplasmic reticulum क्या काम कर रहे थे? प्रोटीन्स लिपिड फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट किनका हो रहा था? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। गोल्जी अपैरेटस क्या कर रहे थे? लाइसोसोम्स फॉर्मेशन करते हैं। गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं? लाइसोसोम्स फॉर्मेशन का फंक्शन देख लीजिए, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग कर रहे हैं। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बना रहे हैं। उसके अलावा सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं, राइट। सिंपल जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे उन्हें वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देंगे। एंड इनके दो फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। So moving on to the next part is your mitochondria. अब what is mitochondria? तो सबसे पहले तो एक नाम दिमाग में एकदम ही याद कर लो, powerhouse of the cell. Mitochondria is the powerhouse of cell. Now what is powerhouse of cell? Power, कौन सी पावर? एनर्जी की बात हो रही है। यानी कि आपके सेल में जितनी भी एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है, मोस्टली सारी एनर्जीज किसके पास बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो दैट्स द रीजन कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब ये एनर्जी कैसे बन रही है? लेट्स सी। सबसे पहले तो ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अब तक जो हमने तीन ऑर्गेनल्स देखे, वैक्यूल्स, गोल्जी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड थे, राइट। मान लीजिए ये आपकी ऑर्गेनल थी, इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन था, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन, ये आपकी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है।
हमने पढ़ा था राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में, और न्यूक्लियोलस से निकलता है न्यूक्लियस के बाहर और अटैच हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसे हम बोलते थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, इसे न्यूक्लियोलस से राइबोसोम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा हमने देखा था कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस में, इनसाइड द न्यूक्लियस। बट ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है। यस, इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। तो इसके पास दो एडवांस चीजें हैं जो बाकी किसी के पास नहीं होती एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियस। अब इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो काफी पोरस होता है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन जो दिख रहा है आपको शेल लाइक, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये ऑरेंज कलर में दिख रही है आपको, ठीक है। ये ऑरेंज कलर की जो बनी हुई है, जो मैंने अब येलो कर दी है, दैट इज योर आउटर मेम्ब्रेन। ये काफी पोरस होती है। पोरस मतलब ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स, गैप्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन हैज डीप पोर्स कॉल्ड क्रिस्टे। अब ये इनर मेम्ब्रेन है, जो येलो बाउंड्री दिख रही है अंदर आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके पास बहुत सारी फोल्ड्स बनी हुई होती है। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। अब ये क्रिस्टे क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। अब बाहर की मेम्ब्रेन तो स्ट्रेट है, दिख रही है आपको, बाहर की मेम्ब्रेन स्ट्रेट है। अब वो जो स्ट्रेट मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रेट मेम्ब्रेन कड़क बनी हुई है बाहर स्ट्रेट, लेकिन ये अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेबल है, फोल्ड्स में है। तो क्या हो रही है, अंदर अगर ज्यादा कंपोनेंट भरने लगता है तो वो बाहर स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच हो रही है तो क्या हो रहा है, अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। अब ये जो सरफेस एरिया बढ़ा रही है, तो इनके अंदर में प्रेजेंट क्या होता है, इनके अंदर में फ्लूइड भरे होते हैं, राइबोसोम्स होती हैं, डीएनए होती है, एंड बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब उन्हें हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो भी खाना आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो क्या करते हैं, उन खाने को एंजाइम्स प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है, वो जो भी खाना आ रहा है ना, उनके पास फूड स्टफ आ रहा है, उन्हें एंजाइम्स की मदद से, जो एंजाइम्स उनमें प्रेजेंट है, एंड O2 जो उनके पास होता है, तो O2 और एंजाइम्स की मदद से उन खाने का ऑक्सीडेशन करते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन के दौरान, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद वहां पे CO2 और वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, CO2 और वाटर रिलीज होता है, और CO2 और वाटर के साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ठीक है। कभी कभार होता है ना कि कुछ करने में भी एनर्जी लगती है और कुछ करने से एनर्जी बन भी रही है, राइट। तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज होता है लास्ट में, एंड साथ में कुछ एनर्जी भी फॉर्म होती है, रिलीज होती है। वो एनर्जी आपकी ATP के फॉर्म में होती है। ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है ATP का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ATP जो है एनर्जी की सब यूनिट है, टू मेजर इट, ठीक है। तो ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है विद CO2 एंड वाटर। तो इसलिए क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एनर्जी फॉर्म हो रही है, दैट्स द रीजन हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी बन रही है, और यहाँ जो एनर्जी बन रही है वही एनर्जी पूरी सेल में पहुंचाई जाती है बाकी सारे एक्टिविटीज के लिए, बाकी सारे फंक्शनिंग के लिए। तो that's the reason we say mitochondria is the powerhouse of cell because it produces lots and lots of energy. इसके अलावा ATP को यूटिलाइज क्यों किया जाता है मैकेनिकल एंड केमिकल वर्क में। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि यहीं से सारी एनर्जी सेल के बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर हो रही है। क्यों वो एनर्जी यूज हो रही है और ट्रांसफर करके कहाँ यूज की जा रही है, जितने भी मैकेनिकल और बायोकेमिकल वर्क कर रहा है सेल, ठीक है, जितने भी एक्टिविटीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उन सब में इन एनर्जी को यूज किया जाता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, इस ऑक्सीडेशन के थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। सेल जो है वो रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग का प्रोसेस भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, देखो O2 यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। तो और क्या होता है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन लेते हैं,
CO2 देते हैं, और प्लांट्स उल्टा, वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो दो तरह के गैसेस का एक्सचेंज, दैट इज द रेस्पिरेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में रेस्पिरेशन भी हो रहा है सेल का, राइट? O2 ले रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, एंड CO2 रिलीज कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो फंक्शन कर रही है, एक तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवाती है, सेल को ब्रीथिंग करवाती है, दूसरा पावर हाउस है सेल की, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ आप देख सकते हो दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका DNA भी प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको। एंड ये जो इनर मेम्ब्रेन है, राइट, ये अंदर की जो फोल्ड्स हैं, और ये जो बाहर का है, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। उसके अलावा ये जो अंदर लिक्विड भरी हुई होती है, जो फ्लूइड भरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उस फ्लूइड को बोला जाता है मैट्रिक्स। और ये इनर मेम्ब्रेन और ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस दिख रही है आपको, ये स्पेस जो ग्रीन कलर की दिख रही है अंदर में बची हुई है पूरी, ये ग्रीन कलर की स्पेस है, तो इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, ठीक है? ATP सिंथेसिस हो रहा है पार्टिकल्स का, या ATPs जनरेट हो रही है, एनर्जी बन रही है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो देखते ही देखते हमने 4 ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर ली। फर्स्ट वाज वैक्यूल, जो स्टोरेज का काम कर रहा था। सेकंड वाज ER, जो राइबोसोम की मदद से प्रोटीन एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा था और ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। थर्ड वाज गोल्जी अपैरेटस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एज अ नेटवर्क अटैच था, एंड वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता था। उसके अलावा सारे फूड पार्टिकल्स का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम कर रहा था। एंड देन फोर्थ पार्ट इज आर माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, उसके पास खुद का DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज करता है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज आर लाइसोसोम्स। कहीं सुना सुना लग रहा है, राइट? कहाँ सुना है लाइसोसोम्स हमने? अभी हमारे थर्ड पार्ट में, विच इज गोल्जी अपैरेटस, हमने अभी पढ़ा कि गोल्जी अपैरेटस जो है वही लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि आपके जो ये लाइसोसोम्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं? गोल्जी अपैरेटस में। अब ये लाइसोसोम्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं? ये दिख रहा है आपको लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर। तो ये लाइसोसोम्स के अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सारे आपके क्या है? एंजाइम्स। और ये लाइसोसोम का बाहर का मेम्ब्रेन है, मतलब लाइसोसोम्स के पास भी बाहर मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दिस इज लाइसोसोम, एंड उसके बाहर भी मेम्ब्रेन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट। और लाइसोसोम्स के बाहर जो आपको दिख रही है वो क्या लगी हुई है? ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मतलब उनके बाहर प्रोटीन्स होती हैं और अंदर में उनके एंजाइम्स होते हैं। अब ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का एक निकनेम पढ़ा, पावर हाउस ऑफ सेल। तो लाइसोसोम्स का भी एक निकनेम है, दैट इज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। हाँ जी, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। सुसाइड, मर्डर, ओ गॉड, समथिंग मिस्टीरियस लाइक। तो सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं लाइसोसोम्स को? तो सबसे पहले तो लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? उनके पास एंजाइम्स है। एंजाइम्स का काम क्या होता है? डाइजेशन करना। तो आपके सेल में जो भी खाना बन रहा है वो खाना डाइजेस्ट कौन करवाता है? लाइसोसोम्स करवाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब इनके पास ना इतना दिमाग होता है कि मान लो आपके किसी सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। अब वो सेल जो है वो किसी कारणवश, किसी रीजन से डैमेज हो जाए, तो जैसे ही आपका सेल थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो आपका लाइसोसोम जो है ना वो जान जाता है कि ओ गॉड, मेरा मालिक, मेरा सेल तो डैमेज हो गया है, तो अब मैं जी के क्या करूँगा? तो ये लाइसोसोम क्या करता है? खुद को बर्स्ट कर लेता है। इट्स लाइक अ फिल्म, राइट, जहाँ पे राजा अगर किडनैप हो जाए तो रानी जाके जौहर कर लेती है। ठीक उसी तरह हमारी लाइसोसोम रानी जो है वो जौहर कर ले रही है। जैसे ही सेल डैमेज हो रहा है तो सेल के डैमेज होते ही ये खुद को सेल के अंदर बर्स्ट कर लेती है, ब्लास्ट कर लेती है, खत्म कर लेती है। ठीक है, अब जैसे ही ये बर्स्ट होता है, खत्म होता है, तो इसके अंदर जो भी एंजाइम्स थे वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर थे, अब वो उसके बर्स्ट होते ही लाइसोसोम के बाहर रिलीज हो जाते हैं, यानी कि सेल में अब वो एंजाइम्स रिलीज हो गए हैं। तो अब क्या करते हैं ये एंजाइम्स?
ये एंजाइम्स इस पूरे सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स प्रेजेंट है, सेल के कंपोनेंट्स को ही खाने लगते हैं, डाइजेस्ट करने लगते हैं, डिग्रेड करने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये डिग्रेड कर रहे हैं पूरे सेल के कंपोनेंट्स को, तो एट लास्ट क्या होता है, आपका सेल ही खत्म हो जाता है। दैट्स द रीजन हम लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइड बैग्स, क्योंकि खुद तो मर ही रहे हैं, पूरे सेल को भी मरवा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन होती है, स्फीयरिकल होता है, सैक लाइक स्फीयरिकल गोल शेप में होता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। एंड एंजाइम्स, इसके पास जो एंजाइम्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, खुद से बना रहे हैं क्या एंजाइम्स? नहीं, ये एंजाइम्स RER के पास से आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब हमने पढ़ा था ये आपका ये न्यूक्लियस था, यहाँ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर आपका यहाँ गोल्जी अपैरेटस था। ठीक है, इस गोल्जी अपैरेटस के साथ साथ ये रफ ER पे राइबोसोम्स लगे हुए थे। उसके अलावा आपका जो लाइसोसोम्स हैं वो यहाँ गोल्जी अपैरेटस से बन के बाहर रिलीज हो रहा था, या कुछ तो गोल्जी अपैरेटस में ही बने हुए पड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ER है उसके पास राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। वही प्रोटीन्स और लिपिड फूड के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में पैक होके क्या हो रहा है, पैक होके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं पैक होके, एंड बाहर निकले और आ गए हमारे गोल्जी अपैरेटस में। क्या है उनके अंदर, प्रोटीन्स और लिपिड्स। क्या है, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बन रहे थे ER में, RER और SER की मदद से। अब वो वेसिकल्स के फॉर्म में पैक होके आ गए गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, उनको स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा एंड रिलीज कर देगा। तो मान लो ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग हो गई और बाहर कुछ वेसिकल्स रिलीज हो गए। अब ये वेसिकल्स में क्या थे, प्रोटीन्स और लिपिड्स, और गोल्जी अपैरेटस क्या बना रहा है, लाइसोसोम्स बना रहा है। तो इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं, स्पेशली प्रोटीन्स, इन वेसिकल्स की कुछ प्रोटीन्स जाके आपके लाइसोसोम्स में अटैच हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपके लाइसोसोम्स, जो गोल्जी अपैरेटस अंदर लाइसोसोम्स बना रहा है, तो वो वेसिकल्स से आए हुए कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो वेसिकल्स से निकल के मॉडिफिकेशन के टाइम पे, जब मॉडिफिकेशन चल रही होती है, तो वेसिकल से कुछ प्रोटीन्स निकल के जो लाइसोसोम्स बन रहे हैं उन पे अटैच हो जाते हैं। तो अब समझ आया लाइसोसोम्स के ऊपर प्रोटीन्स कहाँ से आए, राइट। अब ये जो प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, ये प्रोटीन्स ही जो हैं वो एंजाइम्स बना के फिल कर रहे हैं आपके लाइसोसोम्स के अंदर। तो आपके लाइसोसोम्स में क्या हो रहा है, एंजाइम्स आ जा रहे हैं। अब ये समझ आया यहाँ क्यों लिखा है कि एंजाइम्स जो है वो RER से आ रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स किसकी मदद से बन रहे हैं, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स और एंजाइम्स आ कहाँ से रहे हैं, आपके RER से। ठीक है, RER जब फूड वेसिकल भेजता है गोल्जी अपैरेटस में, उनमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स होते हैं। और जब गोल्जी अपैरेटस एक तरफ लाइसोसोम्स बना रहा होता है और एक तरफ जो वेसिकल्स RER से आए हैं उनकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन कर रहा होता है, तो वो मॉडिफिकेशन के दौरान वेसिकल्स से कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स निकल के लाइसोसोम्स में फिट कर देता है, लाइसोसोम्स में भर देता है, जिस वजह से वो एंजाइम्स अंदर होते हैं, बाहर प्रोटीन होती है। तो इसलिए हमने कहा है कि एंजाइम्स जो है वो RER से आ रहे हैं, क्योंकि वो RER में ही फॉर्म हो रहे थे और वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी अपैरेटस में आ रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये क्या एंजाइम्स काम क्या करते हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। तो डाइजेशन में क्या होता है, जो भारी भरकम खाना हमने खाया है वो अंदर टूट के हल्का फुल्का बन जाता है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है ये एंजाइम। उसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है। सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहलाता है आपका लाइसोसोम्स। क्यों, वो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स टू क्लीन द सेल। मतलब अब ये डाइजेशन का काम कर रहा है। तो अगर आपके सेल में कोई बाहरी फॉरेन मटेरियल आ जाए तो लाइसोसोम उन्हें भी डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा आपके सेल में वॉर्न आउट ऑर्गेनेल, कोई ऐसी ऑर्गेनेल या ऐसा पार्ट या ऐसा कंपोनेंट है जो खराब हो गया है, अब किसी काम का नहीं है, उन्हें भी लाइसोसोम्स जाके डाइजेस्ट कर ले रहे हैं। तो क्या कर रहा है, जो भी फॉरेन वेस्ट आ रहे हैं या जो भी इंटरसेल्यूलर वेस्ट हैं उन सबको डाइजेस्ट कर रहा है। तो वेस्ट को डिस्पोज यानी वेस्ट क्लीन कर रहा है ना सेल का। दैट्स द रीजन वी कॉल इट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम।
नाउ इसे सुसाइड बैग्स बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा। व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम्स में बर्स्ट, सेल के डैमेज होते ही बर्स्ट हो जाता है एंड रिलीज एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और उसके बर्स्ट होते ही उसके अंदर से जो एंजाइम बाहर रिलीज हो रहे हैं वो अपने खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड खुद भी मरता है, दूसरों को भी मरवा देता है, राइट। So this is all about lysosomes. What we have seen कि lysosomes Golgi apparatus में बनते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स और बाहर प्रोटीन कोट होता है। वो एंजाइम्स इनके अंदर कहाँ से आ रहे हैं? RER से, क्योंकि RER ही प्रोटीन्स और एंजाइम्स बना रहा था और बैक वेसिकल के फॉर्म में पैक करके Golgi apparatus को भेज रहा था। और Golgi apparatus जब उस वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन कर रही थी, पैकेजिंग कर रही थी, उस दौरान लाइसोसोम्स भी साथ साथ में बनाए जा रही थी, वो 3 इडियट्स के वायरस की तरह, दो काम एक साथ, राइट। तो गोल्जी अपैरेटस भी दो काम एक साथ कर रही थी, एक तरफ लाइसोसोम्स बना रही थी, एक तरफ वेसिकल्स जो ER से आए हैं उनका मॉडिफिकेशन पैकेजिंग कर रही है। तो उस मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के दौरान उन वेसिकल्स में जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं उन्हें कुछ को वो लाइसोसोम्स में भर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो दैट्स द रीजन लाइसोसोम्स के पास जो एंजाइम्स आए हैं वो ER से आए हुए होते हैं, ठीक है। एंड ये एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है सेल का, उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं सिंपल मटेरियल में। प्लस वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह भी काम करते हैं, सेल में जो भी वेस्ट फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं उन्हें भी डाइजेस्ट करके कचरा भी खत्म कर देते हैं। एंड सुसाइड बैग्स कहलाते हैं बिकॉज ये जब सेल डैमेज हो जाता है, सेल पे कोई खतरा देखते हैं तो ये खुद को मार देते हैं, खुद को बर्स्ट कर लेते हैं एंड इनके अंदर का एंजाइम सेल में रिलीज होता है और सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर लाइसोसोम्स। नाउ गोइंग टू द लास्ट पार्ट, last organelle of the cell, that is plastids. Yes, this is the last organelle. अब plastid सबसे पहले तो P for plastid, P for plant cell. आपका जो plastid है वो आपके सिर्फ और सिर्फ plant cell में present होता है। एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड्स नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। अब ये प्लास्टिड्स क्या करते हैं? ये प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। और कौन सा पार्ट था जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम था? Answer me in the comment section. We have already discussed it. So this is your today's homework. You have to answer the another part except for plastids which have their own DNA and ribosomes. Okay? तो इनके पास भी न्यूक्लियस की तरह खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। उसके अलावा प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड है, कलरफुल प्लास्टिड है। सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट एंड कलरलेस होता है, ठीक है। अब दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट कलरफुल, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट विच इज वाइट एंड कलरलेस। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है कलरफुल है, इसका मतलब उसका काम क्या है? प्लांट्स को कलर देना। तो आपके प्लांट्स में फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ, स्टेम, इन सबके जो अलग अलग कलर्स देखने मिलते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स के अलग अलग प्यारे प्यारे कलर आप जिसे देख के अट्रैक्ट होते हो, वो कलर्स किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो क्रोमोप्लास्ट का काम ही है कलर देना प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को। अब ये जो कलर दे रहा है ना, तो क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप होता है जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अब क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो कलरफुल पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में कलर दे रहा है। क्रोमोप्लास्ट का कलरफुल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट जो कलर देने का काम कर रहा है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के पास अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट होता है, ऑरेंज पिगमेंट होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। उनमें से जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अब आप बता सकते हो आपका ये क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है वो प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? आंसर लीफ। क्लोरोफिल आपके लीफ में प्रेजेंट होता है। दैट्स द रीजन आपका लीफ जो है वो ग्रीन कलर का होता है। सो क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देता है और क्लोरोप्लास्ट उसका सब टाइप है जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, जो लीफ में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल काम क्या कर रहा है? तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क्स? आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में दिस इज द सन
दिस इज योर प्लांट, ओके, दिस इज द रूट। यहाँ पे रूट से वाटर ले लेता है वो, राइट, थोड़ी बहुत वाटर रेन से आ जाती है, ठीक है। ये रूट से वाटर लिया, सन से उसने सनलाइट लिया, और एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट होता है, CO2 लिया, तो सनलाइट, वाटर और लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, वाटर, इन कंपोनेंट्स की मदद से क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे ही क्लोरोफिल को, लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जैसे ही क्लोरोफिल को सनलाइट मिलती है, एनवायरनमेंट से CO2 मिलता है और वाटर मिलता है, तो इन तीनों की मदद से जो सन से जो रेज आ रही है, जो लाइट एनर्जी आ रही है, उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल लीफ के अंदर कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, वो केमिकल एनर्जी लीफ के अंदर लीफ का खाना बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, घर पे खाना बनाने के लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए, आग, हीट एनर्जी, तो यहाँ प्लांट को खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए होती है, एंड वो केमिकल एनर्जी बनाने का काम क्लोरोफिल कर देता है इन तीनों कंपोनेंट्स की मदद से। एंड वो केमिकल एनर्जी की मदद से प्लांट्स जो हैं अपना खाना बना लेती हैं, ठीक है। वो खाना क्या हो सकता है, शुगर्स, ग्लूकोज हो सकते हैं, ठीक है। अब वो जो पूरा खाना बन रहा है, ये वेरियस एनर्जीज को लेके, सनलाइट, वेरियस कंपोनेंट्स को लेके, इस पूरे प्रोसीजर को आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हो इस पूरे प्रोसीजर को, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट की मदद से कुछ बनाना। क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। प्लांट के खाना बनाने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, सनलाइट, CO2, वाटर, और इन तीनों कंपोनेंट्स का यूज कौन करता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वो मम्मी है जो सारे कंपोनेंट्स को यूज करके अच्छा सा खाना बना दे रही है, राइट। तो क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। यहाँ आपने देखा फूड बनता है प्लांट का शुगर्स के फॉर्म में, और जब ये खाना बन रहा है तो खाना बनने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि खाने का ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन और एंजाइम, और लास्ट में CO2 और वाटर बन रहा था, और साथ में थोड़ी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कह रहे थे। तो यहाँ भी जब खाना बनता है तो CO2 तो ले रहा है प्लांट खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के साथ साथ तीन चीजें रिलीज कर रहा है। पहला तो फूड बन रहा है, फूड का यूज प्लांट कर ले रहा है, वो फूड शुगर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा O2 रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन। खाना बनने के साथ प्लांट ऑक्सीजन भी बना देता है, वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में, और उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है प्लांट, वो एनर्जी भी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, और थोड़ी बहुत एनर्जी प्लांट यूज कर लेता है अपना सारा काम करने के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस कंपोनेंट है। अब ये सब तो कलरफुल कंपोनेंट्स की वजह से हो रहा था, तो ल्यूकोप्लास्ट तो वाइट है, मतलब वो कलर तो दे नहीं रहा, कलर नहीं देगा तो ये सारे कुछ भी प्रोसेसेस नहीं कर रहा, कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो अब वो क्या काम करेगा, जो भी खाना बन रहा है उन्हें स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, शुगर्स, इन तरह के फूड कंपोनेंट्स को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना और कलरफुल पिगमेंट्स देना, एंड ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज करना। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपकी प्लास्टिड है, ठीक है, ये प्लास्टिड का ही थोड़ा 2D इमेज है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दो तरह के होते हैं प्लास्टिड। तो हम क्लोरोप्लास्ट को समझ रहे हैं क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट वही है जिसके पास अलग अलग कलर के कंपोनेंट्स होते हैं, और एक ग्रीन कंपोनेंट था क्लोरोफिल नाम का, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर ही वो पिगमेंट भरा हुआ होता है। जो पिगमेंट भरा होता है उस पिगमेंट को आप क्या बोलते हो, उनके अंदर एक लिक्विड भरी होती है, वो लिक्विड को आप बोलते हो ल्यूमेन। उस लिक्विड के अंदर ही वो कलरफुल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ल्यूमेन के अंदर कलरफुल पिगमेंट होता है, जिसमें से ग्रीन पिगमेंट का नाम था क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये ल्यूमेन किसके अंदर होता है, इन ओवल शेप्स के अंदर। इन ओवल शेप्स को आप क्या बोलते हो, इन ओवल शेप्स को आप बोलते हो
थाइलाकॉइड। क्या बोलते हो? थाइलाकॉइड। अब ये थाइलाकॉइड जब बहुत सारे एक स्टॉक में जमा हो जाते हैं तो इस पूरे बंच, पूरे गुच्छे को, थाइलाकॉइड के पूरे गुच्छे को आप बोलते हो ग्रैनम। क्या बोलते हो? ग्रैनम। अब ये थाइलाकॉइड के बहुत सारे गुच्छे होते हैं, ये एक गुच्छा है, ये दूसरा गुच्छा है, ये तीसरा गुच्छा है, ठीक है, बंच। तो एक बंच, एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये जो एक ग्रैनम है वो दूसरे ग्रैनम से जब कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड होता है? एक पाइपलाइन की तरह होती है, जिसे आप बोलते हो लैमिला। क्या बोलते हो? लैमिला। तो लैमिला की वजह से जो आपका ग्रैनम है, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्टेड होता है। अब ये जो दो मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ये अंदर की इनर मेम्ब्रेन है और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन से बनी होती है आपकी प्लास्टिड्स। ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के अंदर ही आ रहा है, उसी का टाइप है। तो प्लास्टिड्स भी आपकी दो मेम्ब्रेन से होती है। और कौन आपके दो मेम्ब्रेन से बना था? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये भी दो मेम्ब्रेन से बना होता है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस खाली होती है ना, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर में, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर में ये जो खाली जगह है वाइट वाइट, उस खाली जगह में क्या भरा होता है? एक्वस फ्लूइड, फ्लूइड भरी होती है। और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? स्ट्रोमा, ठीक है। तो इस खाली जगह को आप बोलते हो स्ट्रोमा। आई होप ये क्लियर है। प्लास्टिड्स आपका, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल है जो कि क्या कर रहे हैं, जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। ये दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल कंपोनेंट होता है, कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जिनमें से ग्रीन पिगमेंट का नाम था क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और लीफ को ग्रीन कलर देता है। उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज का काम करते हैं, वाइट और कलरलेस पिगमेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का यानी प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर देखा हमने, सिंगल ओवल शेप्स होते हैं जो थाइलाकॉइड कहलाते हैं। थाइलाकॉइड के पूरे बंच को हम ग्रैनम कहते हैं। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से लैमेला की मदद से कनेक्टेड होता है, और थाइलाकॉइड के अंदर फ्लूइड भरी होती है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। उस ल्यूमेन में ही आपके पिगमेंट्स फिल्ड होते हैं। एंड दो मेम्ब्रेन की होती हैं, और इन दो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे आप स्ट्रोमा बोलते हो। सो आई होप योर प्लास्टिड्स इज क्लियर। एंड इसी के साथ आपका जो सेल ऑर्गेनेल है, फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस सेल, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो हमने 5 पार्ट्स पढ़े सेल के। वेरी फर्स्ट पार्ट वॉज सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होता है। सेकेंड पार्ट वॉज सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। थर्ड पार्ट वॉज न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरी हुई होती है। एंड फोर्थ पार्ट वॉज साइटोप्लाज्म, जो अंदर का फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर और स्पेस होता है सेल का। एंड फिफ्थ पार्ट वॉज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के ऑर्गन्स जो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए 6 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पढ़े। फर्स्ट वॉज वैक्यूल, जो स्टोरेज का काम करती है। सेकेंड वॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाने का काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। थर्ड वॉज गोल्जी अपैरेटस, जो पैकेजिंग करती है, मॉडिफिकेशन करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए गए मटेरियल्स का, एंड लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करती है गोल्जी अपैरेटस। फोर्थ वॉज माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ सेल है, एंड उनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवाती है एंड एनर्जी फॉर्मेशन करती है। फिफ्थ पार्ट वॉज लाइसोसोम्स, जो गोल्जी अपैरेटस में बनते हैं। लाइसोसोम्स जो है सुसाइड बैग्स कहलाते हैं, वो डाइजेशन का काम करते हैं और वेस्ट डिस्पोजल भी करवाते हैं। एंड द लास्ट पार्ट वॉज प्लास्टिड्स, जो कि प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। एंड प्लास्टिड्स जो है कलर्ड और नॉन कलर्ड कंपाउंड्स में होते हैं। नाउ बिफोर गोइंग टू द फर्दर टॉपिक, हम प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस देख लेते हैं। तो आपका जो प्लांट सेल है ना, वो काफ़ी लार्ज होता है और रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। तो मोस्टली आपका जो प्लांट सेल है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल्स की, तो वो स्मॉल होंगे और इरेगुलर, छोटे होंगे और कुछ इस तरह के ऐसे गोल टाइप के इरेगुलर से शेप में होंगे। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, हमने पढ़ा था प्लांट के पास डबल प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं होता है।
न्यूक्लियस साइड में हो जाते हैं। क्यों? हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा स्पेस ले लेता है, जिस वजह से न्यूक्लियस साइड में खिसक जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स तो साइड में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, वन लार्ज सेंटर वैक्यूल, इसमें एक ही वैक्यूल होता है, बीच में बड़ा सा, हमने देखा था, जबकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, हमने ऑलरेडी किया है ये। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, अभी पढ़ा कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। इनके पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जबकि इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, इनके पास सेंट्रोजोम नहीं होता, इनके पास सेंट्रोजोम होता है। सो दिस इज द डिफरेंस अबाउट योर प्लांट एंड एनिमल सेल। ये डिफरेंस हर साल आपको एक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। नाउ यहाँ जो आपने देखा कि प्लांट रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, लार्ज होते हैं, एनिमल सेल स्मॉल इरेगुलर होते हैं, इसका आप एक बार डायग्राम देख सकते हो। आई गेस मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। ओके, दिस इज द प्लांट सेल, रेक्टेंगुलर शेप में है, बीच में लार्ज वैक्यूल है, एक ही वैक्यूल है, न्यूक्लियस साइड में है। ये दिस इज द एनिमल सेल, इरेगुलर शेप है, अजीब सा गोल इरेगुलर और स्मॉल साइज में इसके कंपैरिजन। वैक्यूल्स छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हैं, और न्यूक्लियस जो है वो काफी सेंटर में है। सो आई होप नाउ दिस डिफरेंस इज क्लियर फॉर यू। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, and that is, before going to the next topic, let's learn this trick। हमने बहुत सारे पार्ट्स और सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ा। हमने पढ़ा सबके पास मेम्ब्रेन है, किसी के पास 2 मेम्ब्रेन है, किसी के पास 1 मेम्ब्रेन है, किसी के पास डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, किसी के पास नहीं है। तो ये ट्रिक याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, एक होता है डबल मेम्ब्रेन जिनके पास 2 मेम्ब्रेन है, एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन। तो एक ऑर्गेनल्स होते हैं, ये ऑर्गेनल्स है, उनके पास डबल मेम्ब्रेन है। दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड this is the second membrane. This it's not visible to you, right? This is the second membrane। जबकि कुछ ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दिस इज द सेल, दिस इज द सेल ऑर्गेनल। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनल। सो दिस आर द सेल ऑर्गेनल। कुछ के पास 2 है, एक ग्रीन कलर वाला दिख रहा है, एक येलो कलर वाला दिख रहा है, राइट। तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स के पास 2 मेम्ब्रेन है और कुछ के पास सिर्फ इकलौता 1 मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि जिनके पास 2 मेम्ब्रेन है ना, जिन ऑर्गेनल्स, हम ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, हमने 6 टाइप के ऑर्गेनल्स पढ़े, दैट इज वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स, ये 6 पढ़े हमने। तो इन 6 में से जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है ना, 2 मेम्ब्रेन होती है, तो जिनके पास 2 मेम्ब्रेन है उनके पास खुद का डीएनए होगा। जिनके पास 2 मेम्ब्रेन है उनके पास खुद का डीएनए होगा। और वो कौन कौन से हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है? सबसे पहले तो न्यूक्लियस के पास होता है, राइट। न्यूक्लियस के पास तो खुद का डीएनए है ही। उसके अलावा 2 ऑर्गेनल्स थे जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम था। कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इन दोनों के पास आपका खुद का डीएनए था एंड डबल मेम्ब्रेन। सो जो डबल मेम्ब्रेन होंगे उनके पास खुद का डीएनए होगा, और ऐसे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एंड जो सिंगल मेम्ब्रेन होंगे, कुछ एक ही मेम्ब्रेन होगा, उनके पास डीएनए नहीं होगा, ठीक है। जो भी सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं उनके पास डीएनए नहीं होगा, और वो 4 हैं, ईआर, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो आई होप ये ट्रिक आपको याद रहे। जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है उनके पास डीएनए है, जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है उनके पास डीएनए नहीं है, एंड नाम आप याद कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट राइबोसोम्स, तो राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, एंड ईआर पे राइबोसोम्स अटैच हो गए थे तो आरईआर भी प्रोटीन ही बना रहा था। एंड कहाँ बनते हैं? फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस। हमने पढ़ा ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेल है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, एंड इस न्यूक्लियोलस में आपका राइबोसोम बनता है, ठीक है। अटैच्ड ऑन आरईआर, आपके आरईआर पे अटैच्ड होता है आपका राइबोसोम। उसके अलावा ये एक इकलौता ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं
ये जो 6 टाइप के हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, ये 6 टाइप के ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में है, ऐसे सेल्स जिनके पास खुद का न्यूक्लियस होगा। प्लांट और एनिमल सेल्स आते हैं यूकैरियोटिक में, जबकि ये राइबोसोम्स इकलौता ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये यूकैरियोटिक के साथ प्रोकैरियोटिक में भी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं आपके बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आपको याद रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एंडोसाइटोसिस वर्सेस एक्सोसाइटोसिस। अब ये क्या है मैम? लेट्स सी। आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, राइट? हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में चीज़ों का ट्रांसफर होता है सेल के अंदर से सेल के बाहर, और वो ट्रांसफर के लिए हमने 2 ट्रिक्स पढ़े थे या 2 मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे, दैट वाज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट? तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का ही एक तरह का भाई है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब ये क्या हो रहा है? अब सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम ट्रांसपोर्ट की टाइप पढ़ेंगे, मतलब ये अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई चीज बाहर ट्रांसपोर्ट हो रही है, कोई चीज अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, कोई बाहर जा रही है, कोई अंदर जा रही है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है ये 2 तरह का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है, एक्टिव है मतलब इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी नहीं लग रही है। समझ आया? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिनके ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी लगाना पड़ रहा है। अगर कोई चीज़ सेल के अंदर लानी है तो एनर्जी लगा के हमें लाना पड़ रहा है, कोई चीज़ सेल से बाहर भेजनी है तो एनर्जी लगा के धक्का मार के भेजना पड़ रहा है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ एनर्जी नहीं लगानी, अपने आप सामान अंदर आ रहा है, अपने आप सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, बिना एनर्जी के। तो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमने 2 पढ़े थे उस दिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दैट वाज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट? ये 2 प्रोसेस पढ़े थे हमने ट्रांसपोर्टेशन के, जहां मटेरियल जो है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहा था सेल के अंदर बाहर अपने आप बिना किसी एनर्जी के। तो उस दिन जो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट, वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जो कि क्या है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। इनमें सेम चीज हो रही है जो डिफ्यूजन में हो रही थी, सेल के अंदर बाहर चीजें जा रही है, बट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रही थी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारे हिसाब से सेल के अंदर से बाहर जा रही है चीजें और बाहर से अंदर आ रही है, लेकिन इनमें एनर्जी लगाना पड़ रहा है हमें, ठीक है, एनर्जी लगा के हम चीजों को अंदर बाहर कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है ये एंडोसाइटोसिस एंड एक्टोसाइटोसिस। अब सबसे पहले एंडो, एंडो मतलब आने दो, आने दो, अंदर, इनसाइड। तो एंडोसाइटोसिस वो होगा जिसमें सेल के अंदर चीजें आ रही हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इनटू द सेल, उसमें सेल के अंदर आ रही है। कहाँ से? फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रही है, राइट? एक्सो, एक्सो, उस दिन हमने एक एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो एक्स यहाँ दिख ही रहा है वर्ड एक्स। एक्स को क्या करते हो आप? लाइफ से बाहर कर देते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है? एग्जिट, मतलब सेल के अंदर से चीजों का एग्जिट हो जा रहा है, सेल के अंदर से चीजें बाहर जा रही हैं। तो आई होप डिफरेंस क्लियर है। अब वो कौन सी चीज है जो अंदर बाहर आ रही है? फूड। हाँ जी, भूख लगी है सेल को, फूड ले रहा है और फिर बाहर क्या भेजेगा? फूड भेजेगा। खाना खाने के बाद डाइजेशन होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उन्हें बाहर भेजेगा। तो एंडोसाइटोसिस मतलब खाना पानी का अंदर लेना, सेल जो भी बाहर के एनवायरनमेंट से खाना अंदर ले रहा है, पानी अंदर ले रहा है, उन्हें हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और सेल जो भी खाना खाने के बाद डाइजेशन करके जो वेस्ट बन रहा है, उस वेस्ट को सेल बाहर फेंक दे रहा है, उस बाहर वेस्ट के बाहर जाने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। So let's see endocytosis and exocytosis in detail.
तो सबसे पहले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एंडोसाइटोसिस की। अगर हम बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी लग रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, फूड का, कहाँ, इनटू द सेल, खाना अंदर ले रही है, कहाँ से, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है ना, वो दो तरह के होते हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगो का मतलब हुआ फूड का, ठीक है, एंड पिनो का मतलब हुआ वाटर। पिनो पानी पीना है, पी लो, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब हुआ जब सेल क्या कर रहा है, बाहर से पानी ले रहा है, पानी पी रहा है बाहर से लेके, उसे बोलोगे पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस में जब सेल बाहर के एनवायरनमेंट से खाना अंदर ले रहा है तो उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ये बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर हम बात करें फेगोसाइटोसिस की, तो लेट्स सी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये बाहर का आपका एनवायरनमेंट है। बाहर के एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो ये सॉलिड फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। क्या कर रहा है, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, राइट, फोल्ड हो सकती है, चेंज कर सकती है शेप को, फ्लेक्सिबल है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, ऐसा शेप बना ले रहा है कि वो उसे पकड़ ले, ऐसा पकड़ने वाला शेप, ठीक है। तो बाहर एनवायरनमेंट में फूड पार्टिकल है, सेल को लगी है भूख, ठीक है, तो ये बाहर का फूड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपना शेप चेंज कर लिया और फूड को अंदर लिया। अंदर लेने के बाद अब ये फूड क्या हो गया, अंदर आ गया, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था इसने एक कवरिंग की तरह फूड के बाहर बना लिया है और इसे अंदर भेज दिया। इस कवरिंग को आप बोलते हो वेसिकल। इसी तरह का कुछ वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा था और गोल्जी अपैरेटस में जा रहा था, राइट। तो यहाँ उसने ले लिया फूड, अब ये फूड को खा लेगा और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ का लेयर है ना, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, इस तरह से नॉर्मल लाइन बन जाएगी, ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो ये इस तरह से फूड को अंदर ले रहा है, एंगल्फ कर रहा है, तो इस फूड को खाने के प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब सेम पिनोसाइटोसिस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बाहर फ्लूइड मतलब पानी वगैरह भरे हुए हैं, ठीक है, मान लो ये वाटर ही है, तो क्या कर रहा है, देखो वापस उसने शेप चेंज किया, शेप चेंज करके अंदर वाटर मॉलिक्यूल डाला और उसे फिर वेसिकल में कवर करके, देखो यहाँ पे अंदर ले लिया है सेल के अंदर। तो इट्स सिंपल प्रोसेस एंडोसाइटोसिस, सेल का अंदर लेने का प्रोसेस। अंदर क्या लेगा, खाना और पानी, खाना अंदर लेने के प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं, बाहर से पानी अंदर लेने के प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होके एक कटोरी की तरह शेप बना लेगा और उस कटोरी की शेप से क्या करेगा, उस खाने या पानी को एंगल्फ कर लेगा, पकड़ लेगा और पकड़ के फिर अंदर रिलीज कर देगा। और रिलीज करते वक्त वेसिकल के फॉर्म में रिलीज करेगा, बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में, लाइक जैसे बबल है, एक बबल के अंदर खाना भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से अंदर भेजता है। तो आई होप आपको ये समझ आया। अभी एंडोसाइटोसिस मोस्टली किस में हो रहा है, तो एक एग्जांपल है इसका एमीबा। किस में हो रहा है, एमीबा में। एमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना हुआ। देख सकते हो ये आपका एक एमीबा है, देखो ये एमीबा का सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया मतलब बाहर का लेग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इसने ये बाहर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो अमीबा ने कैसे अपना शेप चेंज कर लिया, उसको ऐसे पकड़ने के लिए खाने को, ठीक है। अब देखो खाने को पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे कवर करते जा रहा है, राइट, देख सकते हो आप, क्लोज आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ कवर करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखो फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया, और अंदर ले लिया तो क्या हो रहा है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स खाने का डाइजेशन, खाना अंदर ले रहा है तो खाने को डाइजेस्ट करना है ना, और खाने को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स कौन बना रहा था, गोल्जी अपैरेटस। तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं, फूड पार्टिकल्स के अंदर आते ही ये लाइसोसोम्स जो हैं वो इन फूड पार्टिकल्स पे क्या करते हैं, देखो जैसे ये फूड पार्टिकल मान लो अंदर आया, तो लाइसोसोम क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरह से अटैच हो जाएगा, बहुत सारे लाइसोसोम्स इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, और अटैच होके क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और डाइजेशन करने से जो भी एनर्जी बनेगी वो एनर्जी सेल में भेज देंगे, और जो फूड पार्टिकल का कचरा बचेगा, जो वेस्ट बचेगा, वो वेस्ट सेल से बाहर निकल जाएगा। फिर उस बाहर निकलने के प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कह देंगे। समझ आया। तो यहाँ भी देख सकते हो ये डार्क ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे
सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो आपके लाइसोसोम्स है। जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आया वेसिकल के फॉर्म में, तो उसके ऊपर लाइसोसोम्स लग गए। लाइसोसोम्स ने यहाँ पे खाने को डाइजेस्ट कर दिया। अब दिख रहा है खाना डाइजेस्ट हो गया। यहाँ कैसे लाल रंग का एकदम चटक मस्त सा खाना था, अब ये कैसे लाइट कलर में हो गया, एकदम डाइजेस्टिव वेस्ट की तरह। अब ये वेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा था, खाना अंदर लिया, खाना अंदर लिया, तो इस अंदर लेने के प्रोसेस को बोला हमने एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, वेस्ट बन गया। अब ये वेस्ट को बाहर फेंक देगा, तो इस बाहर फेंकने के प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अब ये अंदर लेने के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोला। अगर खाना अंदर ले रहा है तो फैगोसाइटोसिस, अगर पानी अंदर ले रहा है तो पिनोसाइटोसिस, क्योंकि पानी को पीनो है। ठीक है, पानी हमको पीनो है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। फैगोसाइटोसिस क्या है, सेल्स ईटिंग प्रोसेस, सेल का ईटिंग प्रोसेस। लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर ले लेता है सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इन्वेजिनेट करती है, इन्वेजिनेट मतलब शेप चेंज करती है। फिर वैक्यूल फॉर्मेशन होता है, शेप चेंज करके खाना अंदर ले रही है, एक गोल वैक्यूल वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बना रही है। और वैक्यूल जो है मर्ज करता है लाइसोसोम्स के साथ। ये वैक्यूल पे लाइसोसोम्स लग जा रहे हैं और एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन कर दे रहे हैं खाने का, और फिर लास्ट में रिलीज हो जाता है सेल के बाहर वो वेस्ट मटेरियल। पिनोसाइटोसिस में ड्रिंकिंग प्रोसेस है सेल का, पानी पीने का प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को अंदर ले रहा है, बाहर जो सेल के फ्लूइड्स हैं उन्हें अंदर ले रहा है। आई होप एंडोसाइटोसिस इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एक्सोसाइटोसिस, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है, राइट। हमने देखा सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है। तो अब कुछ चीज हम अंदर है, हमारी चीजें, और उसे हम बाहर भेजते हैं, तो उल्टी करना कहते हैं, राइट। तो इस एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस को सेल वॉमिटिंग भी कहा जाता है, कि सेल जो है वो उल्टी कर रहा है। ठीक है, सेल अपने अंदर का कचरा जो है बाहर उल्टी करके निकाल दे रहा है, तो इसे सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। एंड एक्सक्रेटेड पार्टिकल्स, जो एक्सक्रीट बाहर निकलना, कौन से पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहा है, किन चीजों की उल्टी कर रहा है, मतलब उल्टी में क्या पार्टिकल्स हैं हम वो भी पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो वॉमिटिंग किस पार्टिकल्स की कर रहा है, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज। खाना जो लिया उनमें से जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसकी एनर्जी तो यूज कर ली, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज। ठीक है, कहाँ की थी रेसिड्यूज, फ्रॉम एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, खाना जब अंदर लिया था तो उसमें जो पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हुए उनको वॉमिट करके सेल बाहर निकाल दे रहा है। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स है जिनका अब काम नहीं है, तो काम नहीं है तो यूज एंड थ्रो, अब उन्हें थ्रो कर देगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस। ये आपका सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे ये वेसिकल है, ये वेसिकल में वेस्ट है। मान लो यहाँ भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका कुछ इस तरह से था। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, यहाँ पे जो फूड पार्टिकल था उस फूड पार्टिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर ले लिया। ठीक है, अब इस पे फूड पार्टिकल पे क्या लग गए, हमारे लाइसोसोम्स लग गए। ठीक है, इस पे हमारे लाइसोसोम्स लग गए और इस लाइसोसोम्स ने क्या किया, इनको डाइजेस्ट कर दिया। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, अंदर वेस्ट जमा है। अब ये वेस्ट क्या होगा, जिस तरह से वेसिकल बना के फूड को अंदर लिया था, इस प्रोसेस को क्या बोला था हमने, एंडोसाइटोसिस। खाना अंदर लेने का प्रोसेस क्या था, एंडोसाइटोसिस, राइट। यहाँ जिस तरह से वेसिकल बना के स्ट्रक्चर बना के फूड अंदर लिया था, उसी तरह से स्ट्रक्चर बना के फूड के वेस्ट को बाहर भेजेंगे। ठीक है, तो अब ये खाना अंदर लिया, उस पर लाइसोसोम्स लग गए, उस खाने को डाइजेस्ट कर दिया। अब वो खाना डाइजेस्ट हो गया और अंदर वेस्ट जमा है, खाने की एनर्जी बाहर ले ली, वेस्ट पड़ा हुआ है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उस वेस्ट को बाहर फेंकना है, सेल को वॉमिट करना है बाहर। अब ये वेस्ट क्या होगा, वापस वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। ठीक है, अटैच होके ये वेसिकल अब खुल जाएगा और खुलते ही वेस्ट जो था वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये वेस्ट के निकलने के प्रोसेस को एग्जिट एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये वेस्ट बाहर निकल गया, इसी प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पूरा आपस में जुड़ा हुआ है।
पहले फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की मदद से एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, अंदर खाना और पानी लिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के, अंदर वेसिकल बना के, उस पर लाइसोसोम्स लग जाते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं और जो भी एनर्जी है वो एनर्जी सेल में भेज देते हैं सेल को बाकी का फंक्शन करने के लिए। बच गया कचरा, वेस्ट, वो वेस्ट वेसिकल वापस जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है और वही अटैचमेंट करके वेस्ट बाहर डिस्कार्ड कर देता है, वॉमिट कर देता है और उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। I hope this whole process is crystal clear for you, right? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Now finally coming to the last topic of this chapter, that is cell division. अब तक हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, सेल की डिस्कवरी देखी, सेल के पार्ट्स देखे, सेल के ऑर्गेनल्स देखे और अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट को देखा, वेदर इट बी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब इन सब के बाद सेल डिवाइड कर रहा है। अब ये क्या है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, लास्ट टॉपिक को समझते हैं एंड फोड़ते हैं इस चैप्टर को। तो सेल डिविजन क्या होता है? सेल डिविजन मतलब सेल का डिवाइड करना। सेल डिवाइड क्यों करेगा? अब देखिए, एक सेल है, अगर जब तक बहुत सारे सेल्स नहीं आएंगे तो क्या टिश्यूज बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब तक बहुत सारे सेल्स कैसे बनेंगे? डिवाइड करके। तो जब तक बहुत सारे सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे तो सेल्स का एक्यूमुलेशन नहीं होगा और टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा। टिश्यूज नहीं बनेंगी तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं हुआ तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो सेल का डिवाइड करना क्यों जरूरी है? ताकि लाइफ चलती रहे किसी ऑर्गेनिज्म की और ग्रोथ होता रहे, और ग्रोथ के साथ साथ सेल डिविजन, सेल डिवाइड कर रहा है और न्यू सेल्स बना रहा है। तो इसी तरह से कुछ रिप्रोडक्शन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो सेल डिवीजन को सेल रिप्रोडक्शन के तौर पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये सेल डिवीजन मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स। एक सेल है वो डिवाइड करके दो नए सेल्स बना लेगा, दैट इज सेल डिवीजन। अब ये जो है डिवीजन क्यों हो रहा है, रीजन क्या है डिवीजन का? तो डिवीजन के रीजन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ग्रोथ। सेल डिवाइड नहीं करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करेगा भाई? ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेल्स जो है लिविंग है, जो भी चीजें लिविंग है एक ना एक दिन बूढ़ी जरूर होगी, उम्र सबकी आएगी। आज आपकी खूबसूरती है, कल नहीं रहेगी, एक ना एक दिन बुढ़ापा आना ही है। तो अभी अपने आउटर खूबसूरती को निखारने की जगह अपनी इनर ब्यूटी को एनहेंस करने की कोशिश करो। कैसे? अच्छे काम करके, पढ़ाई करके, एंड मम्मी पापा और टीचर्स का नाम रोशन करो भाई। रोशन सिंह सोडी वाला नहीं, खुद का। सो क्या हो रहा है अब यहाँ पे, हमारे सेल्स जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं। जब ओल्ड होंगे, वीक हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो उनसे कितना काम करते रहेंगे हम? नहीं। तो नए सेल्स की जरूरत है। तो जब सेल्स ओल्ड या डैमेज हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो उन ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करके न्यू सेल्स लाया जाएगा। वो न्यू सेल्स कहाँ से आएंगे? सेल डिविजन करके। तो ओल्ड, डेड या इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिविजन किया जाता है, मरे हुए, बूढ़े, बीमार, डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। एंड फॉर गैमीट फॉर्मेशन। अब ये गैमीट क्या होता है मैम? अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए कि गैमीट जो है वो मेल एंड फीमेल्स दोनों में बनती हैं, ठीक है। मेल में जो गैमीट बनते हैं उन्हें आप बोलते हो स्पर्म्स, ठीक है। मेल गैमीट जो बन रहे हैं, मेल गैमीट को आप बोल रहे हो स्पर्म्स, एंड फीमेल गैमीट्स को आप बोलते हो एग्स। तो ये जो गैमीट्स बन रहे हैं ना, ये गैमीट्स भी सेल डिवीजन की मदद से ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैमीट क्या है? ये भी एक तरह के सेल हैं। तो अगर और नए नए गैमीट्स बनाने हैं, मतलब और नए नए सेल्स बनाने हैं, तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेल डिवाइड हो रहा है तो नए सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स में ये गैमीट सेल्स भी आते हैं, ये भी एक सेल ही है। तो इनको भी बनाने के लिए सेल डिवीजन ही करना पड़ेगा। अब इनको क्यों बनाना है मैम? तो अगर ये नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू जनरेशन, न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगी। अगर ये गैमीट्स नहीं होते तो आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स और आप, किसी की एग्जिस्टेंस होती ही नहीं, ठीक है। मेल और फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। जब मेल फीमेल गैमीट्स मिलते हैं तो फ्यूज करके एक
स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं जाइगोट। वो जाइगोट ही धीरे 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 मदर के पेट में, वुम्ब में डेवलप होके एक न्यू बेबी बनाता है, एंड दैट बेबी इज यू। आप अगर बाहर आके एक ऑर्गेनिज्म बन के खड़े हो इन्हीं गैमीट्स की वजह से, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए स्पर्म गैमीट है, ठीक है, ये आपका एग गैमीट है, ठीक है। ये दोनों मिलके जाइगोट बना लेते हैं, दिस इज लाइक अ जाइगोट, एंड यही जाइगोट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो समझ आया ये गैमीट्स का बनना क्यों जरूरी है। ये गैमीट्स नहीं होंगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये गैमीट्स का बनना इसलिए जरूरी है, और ये गैमीट्स भी एक तरह की सेल है, और इन नई सेल्स का बनना सेल डिवीजन से ही पॉसिबल है। तो आई होप आपको क्लियर है गैमीट फॉर्मेशन में क्यों सेल डिवीजन का रोल है। सो नाउ गोइंग अप टू द नेक्स्ट। अब ये तो हमने देख लिया कि सेल डिवीजन क्या होता है और क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी है सेल डिवीजन का। अब ये सेल डिवीजन जो है ना वो दो तरह से होता है, दो टाइप से होता है। एक है आपका माइटोसिस, एक है आपका मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये समझो दो तरह के सेल हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। आपकी बॉडी के सेल्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आपका सोमैटिक सेल्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका गैमीट सेल्स, ठीक है। दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड गैमीट सेल्स। गैमीट सेल्स मतलब वो गैमीट्स जो मेल और फीमेल में होते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो जब हम गैमीट सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, समझ आया। जब भी गैमीट सेल्स की बात हो रही है तो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, और रिप्रोडक्शन की बात हो रही है मतलब नए बेबी, नए बच्चे, नए ऑर्गेनिज्म के बनने की बात हो रही है, ठीक है। अब जब सोमैटिक सेल्स है उसका मतलब होता है बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स का मतलब है बॉडी सेल्स। और जब बॉडी सेल्स की, बाकी बॉडी सेल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बॉडी सेल्स क्या करनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। तो समझ आया, दो तरह के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स एंड गैमीट सेल्स। सोमैटिक मतलब बॉडी के सेल्स, तो जब बॉडी के सेल्स की बात हो रही है मतलब ग्रोथ की बात हो रही है। जब गैमीट सेल्स है मतलब रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स को बनाने के लिए अलग तरह का सेल डिवीजन होता है, और गैमीट सेल्स को बनाने के लिए अलग तरह का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स जो बनते हैं वो माइटोसिस नाम के सेल डिवीजन से बनते हैं, और गैमीट सेल्स जो बन रहे हैं वो मियोसिस नाम के सेल डिवीजन से बन रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है क्यों दो तरह के सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो आपके सोमैटिक सेल्स बनते हैं डिवाइड हो होकर, और जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो आपके गैमीट सेल्स बनते हैं डिवाइड होकर। अब वो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है माइटोसिस एंड मियोसिस का। अब हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे बहुत सारे, जिन्हें हमने बोला था क्रोमैटिन, ठीक है। फिर हमने देखा था ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें हमने बोला था क्रोमोसोम। और हमने पढ़ा था इन क्रोमोसोम्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से बनते हैं। डीएनए में जीन्स होती हैं जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने का काम करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी की बात हो रही है। मान लो आपके पास बॉडी में टोटल 46 कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं जो सिंगल सिंगल है। अब इनको अगर मैं जोड़े में कर दूं, पैर में कर दूं, तो पैर्स कितने होंगे क्रोमोसोम के, 23 पैर्स होंगे क्रोमोसोम के। मतलब मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 3 जोड़ी चप्पल जूते हैं, कितने, 3 पैर्स ऑफ शूज है मेरे पास। क्या है, 3 पैर्स ऑफ शूज, 3 जूतों की जोड़ी है। तो अगर मैं एक एक जूता गिनूं तो कितने शूज होंगे मेरे पास, टोटल 6 शूज होंगे। 3 जोड़ी जूतों में मेरे पास 6 जूते होंगे, समझ आ रहा है। 3 पैर्स ऑफ शूज हैं, अगर 3 पैर्स हैं तो उनमें टोटल इंडिविजुअल मेरे पास 6 शूज हो जाएंगे, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एंड एक लेफ्ट। ठीक उसी तरह आपके पास 23 पैर्स हैं क्रोमोसोम के, जोड़े हैं इस तरह से, ये दिख रहे हैं, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब इन दोनों जोड़े में कितने क्रोमोसोम हैं, तो 1
2 3 4, ये 2 पेयर्स हैं पर टोटल 4 क्रोमोसोम है। आई होप आपको अब समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपकी पूरी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के एंड सिंगल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ आया? अब देखिए, अब इन क्रोमोसोम्स की मैं बात क्यों कर रही हूँ, कुछ इस तरह समझते हैं माइटोसिस और मियोसिस को, ठीक है। अब अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ तो आपका जो माइटोसिस है ना, उसमें क्या हो रहा है, सेल डिविजन हो रहा है। ये आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए आपके न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। आपके न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये 4 क्रोमोसोम सबसे पहले क्या करेंगे ना, डीएनए के पास एक ताकत होता है कॉपी करने का, छापने का, हाँ जी, वो अपने आप को कॉपी कर लेता है डबल। जैसे आप जाते हो जेरोक्स सेंटर पे, साइबर कैफे जाते हो तो वहाँ जेरोक्स करवाते हो। जेरोक्स मतलब एक एग्जैक्ट उसकी सेम कार्बन कॉपी करा लेते हो, राइट, सेम टू सेम कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे डीएनए के पास एक एबिलिटी होती है कि वो ना खुद की कार्बन कॉपी करा लेता है। तो यहाँ डीएनए क्या करेगा, डीएनए ना इसके पास जो 4 क्रोमोसोम्स है उनकी कार्बन कॉपी कर लेगा। क्या करेगा? 4 की क्या करेगा, कार्बन कॉपी कर लेगा। अब देखिए कार्बन कॉपी में क्या कर रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये कुछ इस तरह से 4 प्रेजेंट है उसके पास, तो इन 4 की कार्बन कॉपी बना लेगा कुछ इस तरह से 2 3 4, ठीक है। इन चारों की इसने कार्बन कॉपी बना ली, 4 थे, उन 4 का डुप्लीकेट बना लिया दूसरे 4, ठीक है, ये दूसरे 4 बना लिए। अब क्या होगा, अब पहला स्टेप इसने क्या किया, डिवाइड करने का। पहला स्टेप क्या किया, डिवाइड करने का। अब ओके, सो फर्स्ट स्टेप था, सॉरी इट वाज नॉट ऑफ डिवाइडिंग, फर्स्ट स्टेप था कॉपी करने का। इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में कॉपी किया। अब दूसरे स्टेप में ये डिवाइड करेगा, तो इसने मान लो डिवाइड कर लिया 2 में, 2 सेल्स में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने पे क्या करेगा, इसके पास कितनी है, 1 2 3 4, 4 जोड़े हो गए, राइट, इसने कॉपी करके 4 बना लिए थे। तो अब दोनों के पास एक एक जोड़ा वो भेज देगा। क्या किया इसने, दोनों के पास एक एक जोड़ा भेज दिया। तो अब इसके पास कितने थे, 1 2 3 4, कितने थे, 4 सिंगल, बट अगर जोड़े की बात करूं तो कितने जोड़े बनेंगे, 1 2, यहां भी कितने जोड़े हैं, 1 2। क्या हो रहा है माइटोसिस में, एक माइटोसिस प्रोसेस में ये होता है कि आपके पास सेल डिवीजन हो रहा है, बट सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। तो कॉपी करने के बाद क्या होता है, उसके पास जितनी है उतनी ही डबल हो जाती है। डबल होने के बाद क्या करता है वो, जब सेल डिवीजन करता है तो इक्वल अमाउंट में भेज पाता है। और अगर सिंपल वे में हम इसे समझे तो लेट्स सी कि मान लीजिए ये आपके पास एक सेल था, उस सेल के पास 2, ठीक है, यहाँ आपका डायग्राम दिया हुआ है, वेट लेट्स सी, ये आपका सेल है, इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो इस सेल के पास क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब इसने कॉपी किया, सबसे पहले क्या करेगा, कॉपी, और डीएनए के उस कॉपी करने के प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डीएनए रेप्लिकेशन। अब जब ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, कॉपी हुई, तो ये 2 थी, 2 की कॉपी बन गई, टोटल कितनी हो गई, 4। 2 की कॉपी बनाई ना, तो कॉपी बना ली तो 2 2 4 हो गए। अब यहाँ पे डिवीजन करेगा, जब डिवीजन किया तो डिवीजन करने के बाद ये मम्मी है, ये डिवाइड कर रही है दोनों बच्चों में, तो दोनों बच्चों को तो बराबर बांटेगी। तो इसके पास 4 क्रोमोसोम है, तो क्या करेगी, दोनों को बराबर बांटेगी, 2 इसको देगी 2 इसको देगी। तो ये हो गया आपका सेल डिवीजन। क्या हो रहा है इसमें, जितना मम्मी के पास क्रोमोसोम था उतना ही मम्मी ने दोनों बच्चों में बांटा। अब अगर डायरेक्ट यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता, डायरेक्ट यहीं पे सेल डिवीजन हो जाता, तो क्या होता, 2 था, एक इसके पास जाता, एक इसके पास जाता, मतलब मम्मी के पास तो 2 है, बट बेटियों के पास एक एक गया है, तो कम हो जाता। तो माइटोसिस में इसलिए डायरेक्ट सेल डिवीजन नहीं होता है। माइटोसिस में पहले डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कॉपी की जाती है, और कॉपी करके दुगना बढ़ा लिया जाता है, और बढ़ाने के बाद फिर सेल डिवीजन करके दोनों बच्चों में बराबर बांटा जाता है। अब बराबर बांटने से क्या होता है, मम्मी के पास जितने क्रोमोसोम थे उतने ही दोनों बेटियों के पास बराबर क्रोमोसोम आ जाते हैं। यही है आपका माइटोसिस।
आई होप माइटोसिस क्लियर है। क्या हो रहा है माइटोसिस में, जितना मदर के पास है उतना ही डॉटर्स के पास है, और 2 डॉटर्स बनती हैं, बट डॉटर्स बनाने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन नाम का कॉपी करने का प्रोसेस किया जाता है। उस कॉपी करने में क्रोमोसोम्स के नंबर को डबल कर लिया जाता है, और डबल करने से क्या होता है, नंबर डबल हो जाता है, तो दोनों बच्चों में उतना ही क्रोमोसोम जाता है जितना मदर के पास होता है। इस डायग्राम में देख सकते हो 2 क्रोमोसोम थे, एक रेड एक ब्लू, कॉपी करके डबल कर लिया गया, 2 रेड और 2 ब्लू। अब जब डिवीजन हुआ तो एक रेड एक ब्लू, एक रेड इसके पास गया, एक रेड इसके पास, एक ब्लू इसके पास, एक ब्लू इसके पास, अगेन रेड ब्लू, सेम क्रोमोसोम्स आए, सेम मदर के पास थे। तो ये कलर ऐसा नहीं होता रेड और ब्लू, इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका माइटोसिस होता है। इससे आपके सोमेटिक सेल्स बनते हैं, मतलब आपका एक बॉडी सेल 2 बॉडी सेल्स में डिवाइड करता है। अब अगर मियोसिस की बात करें तो जितना माइटोसिस में हुआ ना, उतना पूरा प्रोसेस मियोसिस में होता है। ये आपका मियोसिस में मदर सेल था, उनके पास 2 था क्रोमोसोम, उन्होंने सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन करके 4 कर लिए, ठीक है। अब 4 करने के बाद उन्होंने सेल डिवाइड किया, 2 बेटियां बनाई, दोनों के पास 2 गए। इतना ही आपका माइटोसिस में हुआ था। तो इतना प्रोसेस मियोसिस में भी होता है। बट मियोसिस में ये जो 2 बेटियां बनी है ना, ये फिर से 2 बेटियां बना लेती है, मतलब मम्मी को ना नाती पोते दे रही है, ठीक है। तो ये 2 जो है, ये वाला जो है, ये फिर से 2 सेल्स में डिवाइड होता है, ओके। ये जो है ये आपका फिर से 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, और ये वाला भी आपका फिर से 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। अब इसके पास 2 हैं तो दोनों के पास एक जाता है, इसके पास 2 है, दोनों के पास एक जाता है। तो क्या हो रहा है, मेन मदर के पास कितना था, 2 था, जबकि लास्ट में डॉटर्स के पास एक गया है, ठीक है। माइटोसिस में क्या हो रहा था, 2 डॉटर्स बन रही थी, जबकि मियोसिस में क्या हो रहा है, 4 डॉटर्स बन रही है। समझ आ रहा है, एक मदर थी, उनके पास 2 क्रोमोसोम है, उन्होंने यहाँ पे मदर के पास 2 क्रोमोसोम है, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन किया, क्या किया, डीएनए रेप्लिकेशन किया, एंड डीएनए रेप्लिकेशन करके 2 का 4 कर लिया। अब इस 4 को जब डिवाइड किया तो इसके पास भी 2 गया, इसके पास भी 2 गया, तो 2 बेटियां बन रही है, और दोनों के पास उतने ही क्रोमोसोम है जितने मदर के पास है। अब मियोसिस में क्या हो रहा है, सेम मदर के पास 2 क्रोमोसोम था, उन्होंने रेप्लिकेशन करके 4 क्रोमोसोम कर लिया, 2 बेटियां बनाई, दोनों के पास 2 दे दिया। अब ये जो 2 बेटियां बनी थी ना, जो यहाँ भी बन रही है, ठीक है, ये 2 बेटियां फिर से 2 बेटियां बनाती हैं, ठीक है। इसने 2 बेटी बनाई, इसने 2 बेटी बनाई, अब फिर ये भी तो दोनों बच्चों में बराबर बांटेगी। इसके पास 2 है तो दोनों को एक दे देती है, इसके पास भी 2 है तो दोनों को एक दे देती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 डॉटर्स बन रहे हैं, कितने डॉटर्स बन रहे हैं, 2 डॉटर्स बन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, 4 डॉटर्स बन रहे हैं, ठीक है, 4 डॉटर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में मदर के पास जितना होता है एग्जैक्टली उतना ही डॉटर्स के पास होता है, जबकि मियोसिस में मदर के पास जितना होता है डॉटर्स, फाइनल डॉटर्स के पास उसका आधा हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। ये समझ आया। दिस इज ऑल माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस आपका सोमेटिक सेल्स, बॉडी सेल्स में हो रहा है, यानी कि ये ग्रोथ करवाने के लिए सेल डिवीजन हो रही है। मियोसिस जो है गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो 4 सेल्स बनी है, ये या तो फीमेल की एग सेल्स है या मेल की स्पर्म सेल्स है, ये आपका रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। तो आई होप माइटोसिस एंड मियोसिस इज क्लियर फॉर यू। सो लेट्स सी द डिफरेंस। देख सकते हो मियोसिस में 2 सेल्स बन रहे थे, राइट। एक बार यहाँ आप ओके, तो एक बार यहाँ पे आप समझ सकते हो माइटोसिस और मियोसिस क्या हो रहा था। ये माइटोसिस में आपकी एक मदर सेल थी, ठीक है, ये आपकी मदर सेल थी, ये डिवाइड, इनके पास 2 क्रोमोसोम है मान लीजिए, तो ये क्या कर रही है, चलो 2 भी नहीं, इस बार अलग नंबर दिखता है। ये आपकी मदर सेल थी, इनके पास 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये सबसे पहले रेप्लिकेशन करेंगी, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी करना, कॉपी करेंगी, कॉपी करके ये 4 का 8 कर लेंगी, ठीक है। 8 किया और अब ये क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगे 2 सेल्स में, ठीक है। अब यहाँ डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये डिवीजन हुआ तो 8 थी, तो 8 का बराबर बराबर दोनों बेटियों में बांटेंगी, इनके पास भी 4 गया, इनके पास भी 4 गया। तो समझ आ रहा है,
4 मदर के पास था, डॉटर्स के पास भी 4 ही है। क्यों? क्योंकि बीच में कॉपी करने का प्रोसेस हो गया। जबकि मियोसिस में क्या हो रहा है, ये मदर था, उनके पास 4 था, उन्होंने भी कॉपी किया, 8 बनाया, और फिर 2 डॉटर्स बनी, दोनों के पास 4-4 गए। बट अब इन डॉटर्स ने यहाँ तक प्रोसेस हुआ, बट अब इसके बाद फिर से डिवाइड हो रहे हैं, ये डॉटर्स फिर से डिवाइड कर रही हैं 2-2 में। अब फिर से डिवाइड कर रही है तो 4 बन गए, इसके पास 4 थे तो दोनों को 2-2 दे दिए, ठीक है। इसके पास 4 थे तो इसने भी दोनों को 2-2 दे दिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, मदर के पास जितना है उसका उतना ही डॉटर्स के पास जा रहा है, जबकि यहाँ मदर के पास जितना है उसका आधा हो जा रहा है। 4 था तो 2 ही जा रहे हैं डॉटर्स के पास, यहाँ 2 ही डॉटर्स बन रही है, जबकि यहाँ 4 डॉटर्स बन रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो सी, यहाँ 2 सेल डिविजन ऑकर्स, 2 बार सेल डिविजन हो रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे पहला डिविजन हुआ और फिर यहाँ पे दूसरा डिविजन हुआ, राइट। सेल डिवीजन 2 बार हो रहा है ना, एक बार यहाँ पे मम्मी ने 2 में डिवाइड किया, फिर दूसरी बार इन दोनों मम्मियों ने 2-2 में डिवाइड किया। तो यहाँ पे सेल डिवीजन 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ डिवाइड हो रहा है, एक बार यहाँ डिवाइड हो रहा है, जबकि यहाँ एक बार ही सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे एक ही बार सेल डिवीजन हुआ है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 डॉटर बन रही है, 2 डॉटर सेल्स बन रही है, 1 2, राइट। यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनती है, 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल्स बनती है। यहाँ पे डॉटर सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड मतलब, अब ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होते हैं, तो जिनके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें डिप्लॉयड बोलते हैं, डी मतलब 2। जिनके पास 1 होता है उन्हें हैप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इनके पास जितना यहाँ था उतना ही यहाँ आ रहा है। वेट अ मिनट, हेलो, हाँ आ रही हूँ 5 मिनट में, 10 मिनट में। हाँ उतने चाहिए, ऊपर चाहिए क्लास में, आए 5 मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब 2 होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रही है वो मदर के जितनी ही है, तो अगर सेम क्रोमोसोम नंबर है तो उन्हें हम डिप्लॉयड कहेंगे, ठीक है। प्रीवियस डायग्राम में हमने देखना था, यहाँ 2 क्रोमोसोम थे तो वहाँ भी 2-2 ही बन रहे थे, तो यहाँ डिप्लॉयड बनते हैं, ठीक है। जबकि इस वाले में मियोसिस में हैप्लॉयड बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रोथ के लिए होता है और रिपेयर के लिए होता है, ये वाला आपका गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। ये सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में होता है, हमने ऑलरेडी देखा। ये आपका गैमेटिक सेल्स में होता है, गैमीट्स बनाने के लिए, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये क्रॉसिंग ओवर हैप्लॉयड डिप्लॉयड आप यहाँ से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कोई कलर एक्सचेंज नहीं है सेल्स का, जबकि यहाँ पे देखो ये रेड वाले में ब्लू कलर आया हुआ है और ब्लू वाले में रेड कलर आया हुआ है, राइट। ब्लू वाले में रेड कलर है, तो मतलब क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम्स का आपस में क्रॉसिंग हो रहा है। यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होता है। और यहाँ देखो, यहाँ 2 थे तो 2-2 ही है, तो ये डिप्लॉयड है, मतलब 2 क्रोमोसोम है। यहाँ पे 2 थे, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आ रहे हैं, ये हैप्लॉयड है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिविजन एंड gamete formation, and here we have completed the chapter. That's all for this chapter. I hope all the topics are clear to you and बने रहे हमारे चैनल एजुकेशनल हाइक्स के साथ। आपके बायोलॉजी सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। Do like, share, subscribe and comment below all your doubts. Thank you.